हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग औरंगजेब के बारे में जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको भी देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए आज जो भी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। और आज जो है ये औरंगजेब में देखेंगे कि औरंगजेब की दक्षिण नीति। कल हम लोगों ने देखा था कि जो इंडिया का भाग है, सबसे पहले जो औरंगजेब हैं शासक बनने के बाद इन्होंने पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया। सबसे पहले इन्होंने पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसमें बंगाल का क्षेत्र था, इसके अलावा जो असम का क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्रों को इन्होंने मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इन्होंने उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया, जहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान तक के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद इनका जो नीति है ये दक्षिण की तरफ है, यानी कि अब ये दक्षिण की तरफ ध्यान देंगे। और दक्षिण में खास करके जो बीजापुर हैं, गोलकुंडा हैं और मराठे हैं, इन तीन लोगों को ये अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य को चुनौती देने वाली शक्तियां हैं जो दक्षिण भारत में इस समय अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। तो आज हम औरंगजेब की दक्षिण नीति को देखेंगे, किस तरह से औरंगजेब बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों को अपने अधीन लाने का प्रयास करते हैं और कहाँ तक सक्सेस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में आप लोगों को मिलेंगी। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज का जो क्लास है ये है औरंगजेब की दक्षिण नीति, और इसमें खास करके जो गोलकुंडा और बीजापुर है इनका विलय हम देखेंगे कि औरंगजेब ने क्यों किया, कारण क्या है, औरंगजेब क्यों करना चाहते हैं इन क्षेत्रों का विलय अपने साम्राज्य में। तो इसके क्या कारण है? पहला है गोलकुंडा, बीजापुर, मराठा को अपने साम्राज्यवादी नीति में एक रुकावट मानते थे। जो मुगल साम्राज्य है इन्हें लगता था कि हमारी जो साम्राज्यवादी नीति है इसमें रुकावट का काम कर रहे हैं गोलकुंडा, बीजापुर और मराठा, इसीलिए इन्होंने इनको रोकने का प्रयास किया और इसके लिए इन्हें दक्षिण का अभियान करना पड़ा। और दक्षिण का विजय इनके लिए बहुत ही जरूरी था और इन सारे साम्राज्य की अस्तित्व को समाप्त करना मेन उद्देश्य था औरंगजेब का। दूसरा क्या कारण है? मराठे दक्षिण में एक नवीन शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जिनको समाप्त करने के लिए दक्षिण राज्यों को जीतना आवश्यक था औरंगजेब के लिए, क्योंकि जब वो बीजापुर और गोलकुंडा आदि क्षेत्रों पर कंट्रोल करेंगे तभी वो जाकर के मराठों पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो मराठा हैं अब तीसरी नवीन शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मुगलों को चैलेंज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। तीसरा क्या कारण है? इसी समय दक्षिण में डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी अपनी जड़ें जमा रहे थे, जिनको नियंत्रित कर पाना यहाँ के जो भी क्षेत्र हैं उनके बस का नहीं था। ऐसे में जो मुगल साम्राज्य के शासक हैं वो इन विदेशी शक्तियों को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जो अब बहुत तेज़ी से अपनी शक्ति को स्थापित कर रहे हैं दक्षिण भारत में। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण तीन रीजन थे जिसकी वजह से जो औरंगजेब है इन्होंने दक्षिण का अभियान किया है। पहला तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा जो दक्षिण के क्षेत्र में राज्य हैं इनकी शक्तियों को कंट्रोल करना, इनका विलय करना, और तीसरा जो विदेशी शक्तियां हैं इनको इनका शक्ति विस्तार करने से रोकना। ये महत्वपूर्ण जो रीज़न है, इसी वजह से जो औरंगजेब हैं इन्होंने दक्षिण का अभियान किया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो अभियान किया है ये बीजापुर के खिलाफ किया है। और जब इन्होंने बीजापुर के खिलाफ अभियान किया या शुरू किया, उस समय यहाँ के शासक जो हैं आदिल शाह हैं। आदिल शाह के समय में पहला अभियान भेजा गया जसवंत सिंह व शाइस्ता खां के नेतृत्व में। जसवंत सिंह जोधपुर के शासक हैं, इन्हीं को इनकी पत्नी ने जब ये वापस लौटे थे किले में घुसने नहीं दिया था। तो जसवंत सिंह को और शाइस्ता खां को, जो शाइस्ता खां हैं ये औरंगजेब के मामा हैं, इन दोनों लोगों को इन्होंने बीजापुर का अभियान करने के लिए भेजा है। और ये दोनों लोगों के नेतृत्व में जो शाही सेना है उसने बीजापुर पर आक्रमण किया, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली और यहाँ पर जो बीजापुर है उसने मुगल सेना को हरा दिया। फिर से इन्होंने दूसरा अभियान भेजा और दूसरे अभियान में इन्होंने भेजा है जय सिंह, जो कि एक शक्तिशाली सेनापति हैं, और अपने सबसे बड़े पुत्र मुअज्जम, इन दोनों के नेतृत्व में शाही सेना को इन्होंने भेजा है कि आप जाएं और दक्षिण का अभियान करें। और यहाँ पर जो जय सिंह हैं ये आते हैं अभियान के लिए और इन्होंने सबसे पहले मराठों के खिलाफ
अपना अभियान शुरू किया। इनका जो है मानना था कि पहले मराठों को हराएंगे और फिर मराठों की मदद से बीजापुर को हराएंगे। और यहाँ पर जो जय सिंह हैं, इन्होंने कूटनीतिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी कार्य किया। इन्होंने कूटनीतिक कार्य क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा से इन्होंने समझौता कर लिया कि मराठों की मदद नहीं करेंगे या उन्हें अपनी तरफ मिला लिया और यहाँ मराठी अकेले पड़ गए और इन्होंने मराठों के ऊपर आक्रमण किया और वहाँ पर जो मराठा हैं वो पराजित हो गए। पराजित होने के बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, संधि कर लिया है जय सिंह से और जय सिंह ने संधि में उन्हें बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, जिसमें आप देखेंगे शिवाजी को क्या करना पड़ा है, इन्होंने बहुत सारे जो है अपना क्षेत्र वगैरह जय सिंह को दिया है और ये संधि 1665 में हुई थी, जो पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। पुरंदर की संधि के बाद बहुत सारे जो क्षेत्र हैं मराठों के, वो मुगलों के अधीन चले गए। साथ ही मुगलों ने मराठों से मदद मांगी कि आप बीजापुर में आक्रमण करने जा रहे हैं, हम उसमें हमारी मदद कीजिए। संधि की शर्त में ये भी था कि जो मराठा हैं वो मुगलों की मदद करेंगे और फिर मराठों ने यहाँ पर मुगलों की मदद किया। यहाँ पर जो जय सिंह है, इन्होंने आक्रमण किया बीजापुर पर जो है मराठों की मदद से, लेकिन जो बीजापुर के शासक हैं आदिल शाह, ये भी बहुत ही शक्तिशाली और एक तरीके से कहेंगे अनुभवी राजा हैं। इन्होंने भी मुगलों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी और जब मुगलों ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने मुगलों को यहाँ पर जो है खासा जो है एक तरीके से कहिए टक्कर दिया और मुगल सेना के ऊपर गोरिल्ला युद्ध के द्वारा आक्रमण करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध इसको कहते हैं और इसके द्वारा जो मुगल सेना है ये असामंजस्य में पड़ गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम इनसे निपटे, क्योंकि सामने से तो वार करते नहीं है, अचानक से कभी भी कहीं भी आक्रमण कर दिया जाता है गोरिल्ला युद्ध में, जिससे जो मुगल सेना है ये समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे इनसे निपटा जाए, कौन सी रणनीति का उपयोग किया जाए। ऐसे में जो शिवाजी हैं इन्होंने भी मुगलों का साथ छोड़ दिया और दक्कन के शक्तियों के साथ मिल गए और मुगलों के खिलाफ हुए संघर्ष में शामिल हो गए। इस तरह से जो मुगल हैं यहाँ पर ये हार गए। इनके पास अर्थाभाव हो गया, पैसे की और सारी चीज़ों की सुविधाओं की कमी हो गई और ऐसी स्थिति में जो मुगल सेना है ये पीछे हटने पर मजबूर हो गई। इस तरह से जो जय सिंह है ये पराजित रहे बीजापुर में। औरंगजेब ने जय सिंह को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया, लेकिन वापस लौटते हुए रास्ते में ही 1666-67 में जय सिंह की मृत्यु हो गई और इस तरह से जो दूसरा अभियान था बीजापुर के खिलाफ ये भी असफल रहा। इसके बाद जो दक्षिण का सूबेदार है ये बहादुर को बना करके भेजा गया औरंगजेब के द्वारा और बहादुर ने भी प्रयास किया बीजापुर को हराने का, उनके ऊपर आक्रमण किया, लेकिन ये भी असफल रहे। इसके बाद औरंगजेब ने इनको भी वापस बुला लिया और इनकी जगह पर भेजा गया दिलेर खां को जो है वहाँ का सूबेदार बना करके। दिलेर खां ने कूटनीतिक रूप से भी काम किया और इन्होंने प्रयास किया कि बीजापुर को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए और उसके बाद उस पर आक्रमण किया जाए, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। ये भी बीजापुर पर अधिकार नहीं कर पाए और ये भी हार गए और एट लास्ट जो दक्षिण का अभियान है ये औरंगजेब ने स्वयं किया। इन्होंने अपने हाथों में लिया इस अभियान को और जुलाई 1686 में ये पहुँच गए बीजापुर। और जब औरंगजेब बीजापुर पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने किले में जितनी भी खाद्य सामग्री की आपूर्ति थी उन रास्तों को रोक दिया इन्होंने और किले का घेरा डाल दिया। और कई महीनों के घेरे के बाद जो आदिल शाह है ये मजबूर हो गए मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जो खाद्य सामग्री थी इसकी कमी हो गई इनके किले में। और एट लास्ट जो औरंगजेब हैं ये सफल हुए इस अभियान में और जो आदिल शाह है इनको समझौता करना पड़ा और समझौता करने के बाद जो एक तरीके से कहेंगे बीजापुर है ये अब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और इस तरह से जो औरंगजेब है इनको सफलता मिल गई काफ़ी हद तक और ये वापस लौट आए। आगे चल कर के जो आदिल शाह हैं 1672 में लकवा मार जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इनके जो पुत्र हैं ये शासक बने। इनके पुत्र का नाम है सिकंदर, जो है सिकंदर नाम है इनके पुत्र का, यानी कि जो सिकंदर हैं इन्होंने क्या किया है ये मुगलों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हैं और यहाँ पर जो सिकंदर है इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ बहुत सारा एक तरीके से कि अभियान लड़ा और ये भी काफ़ी समय तक मुगलों को
जो है हराते रहे। और इन्हीं के टाइम में जो मुग़ल हैं इन्होंने किले को जीतने में सफलता प्राप्त किए थे। और सफलता प्राप्त करने के बाद जो यहाँ के शासक हैं यहाँ के जो शासक हैं सिकंदर, इनको क्या किया गया, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनको पकड़ करके दौलताबाद के किले में कैद कर दिया गया और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि आदिल शाह के टाइम में, 1 मिनट बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, आदिल शाह के समय में जो मुग़ल हैं इनको सफलता नहीं मिली है। आदिल शाह की मृत्यु होने के बाद जो शासक बने हैं इनके पुत्र बने हैं सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह के समय में जो औरंगजेब है ये जा कर के गोलकुंडा बीजापुर पर अधिकार कर पाते हैं और सिकंदर शाह को इन्होंने कैद कर दिया दौलताबाद के किले में, जहां पर सिकंदर शाह की आगे चल के मृत्यु हो गई। और जो बीजापुर है ये मुग़ल साम्राज्य में पूरी तरह से विलीन कर लिया गया या मिला लिया गया। तो आदिल शाह के टाइम में इन्हें सफलता नहीं मिली थी, सफलता मिली है इनके पुत्र सिकंदर शाह के टाइम में और इन्होंने ही आत्मसमर्पण किया और इन्हीं को कैद किया गया दौलताबाद के किले में। तो इस तरह से जो मुग़ल साम्राज्य है इसने बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, या जो औरंगजेब है इन्होंने बीजापुर को साम्राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त किया। दूसरा जो क्षेत्र है गोलकुंडा, ये गोलकुंडा के खिलाफ दूसरा अभियान रहा औरंगजेब का। इन्होंने रीज़न क्या बताया कि जो गोलकुंडा है ये मराठों और जो बीजापुर है इनकी मदद करते हैं मुग़लों के खिलाफ, इसलिए इनको दंडित करना ज़रूरी है। दूसरा औरंगजेब ने कारण बताया कि इन्होंने जो बकाया राशि है ये मुग़लों को चुकता नहीं किया है। इन 2 कारणों को बता करके इन्होंने गोलकुंडा के खिलाफ भी अभियान किया। और यहाँ पर इन्होंने जो पहला कारण बताया है ये देख रहे हैं मराठा और बीजापुर की मदद का, और दूसरा इन्होंने बताया कि इन्होंने वार्षिक कर चुकता नहीं किया है। इस तरह से ये आक्रमण करना चाह रहे हैं बीजापुर पे। साथ ही जो औरंगजेब की नज़र है ये भी है कहाँ पे, गोलकुंडा के बहुमूल्य खनिजों पे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, गोलकुंडा जो है आपका वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को कहा जाता था, यानी कि जो तेलंगाना और आंध्रा मिला करके क्षेत्र बनता है ये गोलकुंडा का क्षेत्र था। और इसी गोलकुंडा के खान से निकला था कोहिनूर हीरा। तो यहाँ पर खनिज संसाधनों की बाहुल्यता है जिस पर भी औरंगजेब की नज़र है और वो चाहते हैं जब गोलकुंडा हमारे अधीन हो जाएगा तो वहाँ की जो बहुमूल्य खनिज है वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह की नीतियों के साथ जो औरंगजेब है इन्होंने आक्रमण किया है गोलकुंडा के ऊपर। और वहाँ देखेंगे आप 1685 में इन्होंने अपने पुत्र मुअज्जम को नेतृत्व दिया कि आप जाएं और आक्रमण करें गोलकुंडा के ऊपर। और उस समय वहाँ के शासक हैं अबुल हसन जो है ये शासन कर रहे हैं। और इनके टाइम में देखेंगे इनके जो सेनापति हैं ये हैं इब्राहिम। यहाँ पे मुअज्जम ने इब्राहिम को लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया और इब्राहिम जो है ये अबुल हसन के साथ इन्होंने धोखा किया और ये जा कर के मिल गए मुअज्जम से। और यहाँ पर इन्हें पद और पैसे का लालच मिला जिसकी वजह से ये चले गए मुग़लों की तरफ। और यहाँ पर जो अबुल हसन है ये जब इनके किले को घेर लिया जाता मुग़लों के द्वारा तो ये भाग करके हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद में काफ़ी समय तक थे, लेकिन यहाँ पर जब देखा इन्होंने कि जो मुग़ल हैं इन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया, हैदराबाद पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया, तो फिर ये भाग करके बीजापुर चले गए। यानी कि पहले ये हैदराबाद के क्षेत्र में गए, उस पर जब मुग़लों का अधिकार हो गया तो ये बीजापुर के संरक्षण में चले गए। लेकिन हैदराबाद जब मुग़लों के पास चला गया तो इन्हें फिर से मुग़लों से समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा और इन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो अधीनता है ये स्वीकार करने के बाद अबुल हसन के ऊपर संधि थोप दी गई और उस संधि में कहा गया कि आप युद्ध हर जाना देंगे हमें। साथ ही इनके यहाँ मदन्ना और अकन्ना नामक 2 मंत्री थे, इन्हीं का जो है प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान था। अबुल हसन जो है जो अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, इनके समय में आपने देखा था मीर जुमला थे जो मुग़लों के अधीन गए थे और इनको कमज़ोर किया था। और इन्हीं के मृत्यु के बाद इनके दामाद हैं अबुल हसन, ये शासक बने हैं जो गद्दी पर बैठे हैं। और इनके शासनकाल में शासन का जो बागडोर है ये मदन्ना और अकन्ना के हाथ में है। यानी कि यहाँ के शासन का बागडोर मदन्ना और अकन्ना देखते हैं। और यहाँ पे जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो जो मदन्ना अकन्ना है ये लड़ते हैं जो है गोलकुंडा की तरफ से। लेकिन बहादुर यहाँ पे देखेंगे इन्होंने इब्राहिम ने जब धोखा किया तो अबुल हसन कमज़ोर पड़ गए और इन्होंने मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हुए।
और यहाँ पर इनके ऊपर संधि थोपी गई कि एक तो आप देंगे जो है हरजाना और दूसरा आप मदन्ना और अकन्ना को मंत्री पद से बर्खास्त कर देंगे। और इस शर्त के लिए अबुल हसन को तैयार होना पड़ा। लेकिन आगे चल करके महल के जो लेडीज़ थी, महिलाएं थी, उनके द्वारा मदन्ना और अकन्ना को विष दे दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और औरंगजेब ने इस संधि को तोड़ दिया। उन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और औरंगजेब ने खुद जो है गोलकुंडा के खिलाफ अभियान किया। और इस तरह से जो औरंगजेब हैं ये पहुंचते हैं गोलकुंडा और इन्होंने अबुल हसन के एक अधिकारी जिनका नाम था अब्दुल्ला, इनको रिश्वत दे करके अपनी तरफ मिला लिया। और इन्होंने जो अब्दुल्ला है इन्होंने क्या किया, किले का दरवाज़ा खोल दिया और जो मुग़ल सेना है ये किले में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद इन्होंने किले पर अधिकार कर लिया। और इस तरह जो अबुल हसन हैं ये आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुए और इनको भी पकड़ करके जो दौलताबाद का किला है उसमें कैद कर दिया गया और आगे चल कर के इनका बाकी का जो जीवन काल है ये दौलताबाद के किले में ही गुजरा। तो जो गोलकुंडा के शासक हैं और आपने देखा बीजापुर के शासक, इन दोनों शासकों को गोलकुंडा के जो दौलताबाद का किला है वहाँ पर कैद कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा और एक एक करके बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया औरंगजेब के द्वारा। इस तरह से जो औरंगजेब की नीति थी गोलकुंडा और बीजापुर को विजित करने की वो सफल रही और औरंगजेब ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद औरंगजेब का जो रुख है ये मराठों की तरफ इन्होंने मोड़ा, क्योंकि तीसरी जो शक्ति थी जिसे ये अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे वो थे मराठा और इन्होंने मराठों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई किया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, जब ये जो मराठा हैं ये कैसे उभरे हैं, तो इनकी जो राजनीतिक उत्कर्ष है ये शाहजी भोसले और उनके पुत्र शिवाजी के अधीन हुआ। यानी कि मराठों का उत्कर्ष जो है ये शाहजी भोसले और उनके पुत्र शिवाजी के अधीन हुआ है। इसके पहले मराठे जैसे कोई जो है जातियां या क्षेत्र नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शाहजी भोसले हैं ये पहले निजाम के जो शासक यानी कि जो निजाम वंश था, जो अहमदनगर का निजाम शाही वंश था, उनके अधीन ये सेनापति के रूप में कार्य करते थे और पूना और सूपा के आसपास की जो जागीरें थी, इनकी व्यक्तिगत जागीरें थी, जहाँ पर ये अपना एक तरीके से कहिए साम्राज्य इनका छोटा सा था और इस जागीरों में ये अपना काम किया करते थे। 1632 में जब अहमदनगर का पतन हो गया, मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो ये बीजापुर के अधीन चले गए और बीजापुर के अधीन रह करके सेवा देना शुरू कर दिया इन्होंने। और आगे चल कर के जो शाहजी हैं इनकी जब मृत्यु हो जाती है तब शिवाजी इनके उत्तराधिकारी के रूप में इन क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं और इन्होंने आगे अपना साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया। और शिवाजी ने यहाँ पर जो गोलकुंडा और बीजापुर के बीच का क्षेत्र था, जिस पर ना गोलकुंडा का अधिकार था ना बीजापुर का अधिकार था, इन सभी क्षेत्रों को जीत करके इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाना शुरू कर दिया और जो मराठों का क्षेत्र विस्तार था ये इन्होंने करना शुरू किया। साथ ही मराठों को ये शक्तिशाली बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से जो आप देखेंगे शिवाजी है, इन्होंने आगे चल करके रामगढ़ नामक किले को अपना जो है स्थान बनाया और इस किले में इन्होंने अपने जितने भी खजाने थे, जो भी पैसा था, उन सब को इकट्ठा किया ताकि इस किले को आसानी से कोई तोड़ करके इनके जो पैसे हैं या जो खजाना है उसको कोई छीन ना सके। क्योंकि जो शिवाजी हैं ये क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों से जो पैसे इन्हें मिल रहे हैं ये ला करके रामगढ़ के किले में सुरक्षित रखते थे। आगे इन्होंने चाकन, कोंडाना, पुरंदर आदि के क्षेत्रों पर भी अधिकार करके अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके अलावा इन्होंने चंद्रराव मौर्य की जो है हत्या कर दी धोखे से और हत्या करने के बाद जावाली पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से इनका जो क्षेत्र विस्तार है ये बढ़ता ही जा रहा है। 1659 में इन्होंने बीजापुर के सरदार अफजल खां को भी पराजित किया था। आपने अफजल खां के बारे में कहानी पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, जिसमें आपने देखा था कि जो अफजल खां है ये बीजापुर के शासक के द्वारा भेजे गए थे। बीजापुर के जो शासक हैं उन्होंने जो है शिवाजी से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अफजल खां को भेजा कि धोखे से जाएं और शिवाजी की हत्या कर दें। अफजल खां जो थे हाइट में काफ़ी बड़े, काफ़ी जो है हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे। शिवाजी उनके मुकाबले थोड़े हल्के शरीर के थे और अफजल खां ने सोचा था कि जब शिवाजी मुझसे गले मिलने आएंगे तो मैं उन्हें अपने बाजुओं में दबोच लूँगा और उनकी हत्या कर दूँगा।
और इस जो है मंशा के साथ जो अफजल खां है ये शिवाजी से मिलने जाते हैं और वहाँ पे जो शिवाजी हैं उन्हें इस बात का पता चल गया था गुप्त रूप से कि जो अफजल खां है वो मेरी हत्या करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे शिवाजी ने अपने हाथों में बखनक पहन रखा था और जब अफजल खां ने उनसे गले मिलने को कहा और वो गले मिले और अफजल खां उनको मारने का प्रयास किए तो उसी समय जो शिवाजी हैं इन्होंने अपने बखनक से उनके पेट को फाड़ दिया या चीर दिया और उनकी हत्या कर दी। इस तरह से जो अफजल खां हैं ये मारे जाते हैं और शिवाजी बड़े चतुराई से बच जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अफजल खां को हराया था। ये कहानी आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा। और यहाँ पर इनको पराजित करने के बाद इन्होंने पन्हाला, दक्षिणी कोंकण, कोल्हापुर आदि क्षेत्रों को भी विजित किया। ये सारे क्षेत्र महाराष्ट्र में हैं। आपको पता है बच्चों ये जो दक्षिण का इलाका है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण के जो इलाके हैं आपने देखा था कि दक्षिण का इलाका है ये पूर्वोत्तर है, ये आपका पश्चिमोत्तर है। जो मुगल साम्राज्य है ये उत्तर के क्षेत्रों में स्थापित हो चुका है और जो औरंगजेब इन्होंने सबसे पहले जो है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। असम, बंगाल इन सारे क्षेत्रों को जीता। इसके बाद इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों को भी जीतने का प्रयास किया और उन क्षेत्रों को जीता और अब वो दक्षिण की तरफ आए हैं। दक्षिण में यहाँ पे महाराष्ट्र है जहाँ पे मराठे हैं और यहाँ पे आपका कर्नाटका है जहाँ पे है बीजापुर और यहाँ पे आप जान रहे हैं आंध्र प्रदेश है जिसको गोलकुंडा उस समय कहा जाता था, गोलकुंडा। तो जो औरंगजेब हैं उन्होंने सबसे पहले बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया, दूसरी बार उन्होंने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अब जो है उनकी नज़र मराठों की तरफ है जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैले हुए हैं और यहाँ पर अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं। जो भी बीजापुर और गोलकुंडा के अधीन क्षेत्र नहीं है उन क्षेत्रों को जीत करके शिवाजी एक एक करके अपने साम्राज्य में मिला रहे हैं। और आपने देखा कोल्हापुर, कोंकण इन सभी क्षेत्रों को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया है और जो मराठा साम्राज्य है वो बढ़ता ही जा रहा है। आगे चल करके जब इन्होंने इन सारे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया तो जो औरंगजेब हैं वो देख रहे हैं कि जो मराठा हैं अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। ऐसे में मराठों के ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने निश्चय किया मराठों के खिलाफ कदम उठाने की और उन्होंने जो पहला अभियान भेजा है ये अपने मामा शाइस्ता खां के अधीन भेजा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा और कहा कि जाएं और मराठों के ऊपर कंट्रोल करें। शाइस्ता खां दक्षिण के क्षेत्रों के सूबेदार बन करके आए और उन्होंने जो कि मराठा का मेन क्षेत्र था पूना और सुपा उसको घेर लिया और घेरने के बाद जब वहाँ पे आक्रमण किया शाही सेना ने तो जो मराठा हैं इन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया मुगलों के साथ। लेकिन ये जो मराठा हैं ये मुगलों को हरा नहीं पाए क्योंकि जो मुगल थे बहुत बड़ी संख्या में थे और जो पूना थी इस पर मुगलों का अधिकार हो गया। शाइस्ता खां उस पूना में ही अपना निवास स्थान बना लिए ताकि जो मराठा हैं दोबारा इस पर अधिकार ना कर पाए। दूसरी तरफ उस समय जो शिवाजी हैं ये उलझे हुए थे बीजापुर के साथ, ये इन क्षेत्रों में बीजापुर के साथ युद्ध में लगे हुए थे और जब उन्हें पता चला कि जो मुगल हैं इन्होंने पुणे के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो इन्होंने बीजापुर के साथ संधि कर लिया और पुणे में उस समय शाइस्ता खां अपने शिविर में आराम कर रहे थे, अपने महल में आराम कर रहे थे। उसी समय रात में अचानक से शिवाजी ने उनके महल पर हमला कर दिया और इस हमले में शाइस्ता खां का एक पुत्र मारा गया। शाइस्ता खां बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागे और खिड़की से कूदते समय उनका जो अंगूठा है ये शिवाजी ने काट लिया था और किसी तरह अपनी जान बचा करके वहाँ से भागे। और इस तरह से जो मुगल सेना है इसका बहुत किरकिरी हुआ दक्षिण में। औरंगजेब को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद अपने मामा को दक्षिण के सूबेदारी से हटा करके बंगाल विस्थापित कर दिया कि आप जाएं और बंगाल की सूबेदारी देखें, दक्षिण की सूबेदारी आपके बस का नहीं है। इस तरह से जो शाइस्ता खां है इन्हें ले जा करके दक्षिण के सूबेदार से भेज दिया गया बंगाल का सूबेदार बना करके। इसके बाद दूसरे नंबर के जो सूबेदार हैं ये मुअज्जम जो औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र हैं इनको बना करके भेजा गया और इनके ही सूबेदारी के टाइम में शिवाजी ने क्या किया 1664 में सूरत और अहमदाबाद को भी लूट लिया।
जब शिवाजी ने सूरत आप जानते हैं कि यहाँ गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है सूरत और अहमदाबाद, शिवाजी ने इन क्षेत्रों को भी लूट लिया। तो ऐसे में जो औरंगजेब है ये फिर से नाराज़ हुए और इन्होंने मुअज्जम को भी वापस बुला लिया कि आप भी वहाँ के सूबेदार रहने के योग्य नहीं हैं। और इन्होंने फिर से जय सिंह जो सबसे शक्तिशाली उस समय के सेनापति थे और साथ ही दिलेर खां, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से नियुक्त किया कि आप लोग जाएं और शिवाजी के ऊपर आक्रमण करें। और जय सिंह यहाँ पर आते हैं आक्रमण करने के लिए। और जय सिंह ने क्या किया है, जय सिंह जब दक्षिण में पहुँचते हैं तो इन्होंने यहाँ पर सैनिक और कूटनीतिक दोनों रूप से कार्य किया। सैनिक साथ ही कूटनीतिक रूप से भी इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने जो बीजापुर है और गोलकुंडा है इन सब को अपनी तरफ मिला लिया। इन्होंने समझौता कर लिया बीजापुर से और गोलकुंडा से भी, क्योंकि ये जो बीजापुर गोलकुंडा थे उस समय मराठों से नाराज़ चल रहे थे। क्योंकि जो मराठा है ये लोग आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों लोग थोड़े नाराज़ चल रहे थे। और इस बात का फ़ायदा उठाया जय सिंह ने, इन दोनों से संधि कर ली कि आप लोग जब मैं मराठों के खिलाफ एक्शन लूँगा तो उनकी मदद नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये लोग मान जाते हैं। और फिर जो जय सिंह है विशाल सेना के साथ जो मराठा साम्राज्य है इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और एट लास्ट जो शिवाजी हैं इनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसके बाद जो है संधि होती है 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई है, 11 जून 1665 ईस्वी को। किसके किसके मध्य हुई है, शिवाजी और जय सिंह के बीच। कभी भी एग्जाम में आए कि शिवाजी और औरंगजेब के बीच, तो नहीं, शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ है पुरंदर की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1665 ईस्वी। और इस संधि के आधार पर क्या किया गया, कभी कभी आईएएस वगैरह में क्वेश्चन बनता है तो पूछ लेता है कि पुरंदर की संधि में कौन सा शर्त शामिल नहीं था। तो ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त थी कि शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 जो किले हैं या जो 23 दुर्ग हैं वो मुगलों को सौंपेंगे, जिसकी वार्षिक आय 4 लाख हून थी। हून जो है ये सिक्का है सोने का, यानी कि असरफी की तरह एक सोने का सिक्का है हून। और यहाँ पे कहा गया कि आप अपने 35 में से 23 किले हमें देंगे, जिसकी वार्षिक आय 4 लाख हून थी उस समय। और इस तरह से जो मुगलों को एक तरीके से देखेंगे शिवाजी के ज़्यादातर जो दुर्ग हैं वो प्राप्त हो गए। दूसरा इनका क्या शर्त था कि जो बालाघाट का क्षेत्र है वो आप अपने पास रखिए, लेकिन उसके बदले में आप हमें 4 लाख हून जो है देंगे। और इसके आधार पर आपको बालाघाट का क्षेत्र आपके पास रहने दिया जाएगा। उसके बदले में आपको वार्षिक 4 लाख हून देना है मुगलों को। साथ ही आपको मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी है। तीसरी शर्त ये थी पुरंदर की संधि में। और दूसरी शर्त तीसरी है कि आप अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवार सेना के साथ मुगल सेवा में भेजेंगे। ये मुगल सेवा में रहेंगे और मुगलों के लिए युद्ध लड़ेंगे। और ये तीसरी संधि थी। और इस तरह से जो पुरंदर की संधि है ये पूरी रही। जो शिवाजी हैं इनसे जय सिंह ने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि आप जाएं और औरंगजेब से मिले। औरंगजेब से मिलने के बाद आपको बहुत सारी रियायतें मिल सकती हैं, या जो औरंगजेब हैं वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। शिवाजी ने जय सिंह के आग्रह करने पर ये आगरा पहुँचे औरंगजेब से मिलने। और जब वो औरंगजेब से मिलने आगरा के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें जो है कम मनसब वाले श्रेणी में बैठा दिया गया, जिससे जो शिवाजी हैं इन्हें अपमानित महसूस हुआ कि मैं एक बड़े क्षेत्र का राजा हूं और मुझे मामूली कर्मचारियों के साथ बैठाया गया। और इस वजह से वहां पे उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिसकी वजह से जो औरंगजेब हैं वो नाराज़ हुए और उन्होंने शिवाजी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। शिवाजी को गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया गया। आपको पता है कि जो आगरा है वो इन क्षेत्रों में है। और आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी को कैद कर दिया गया। वहाँ पे इनको बंदी बना करके रख दिया गया। इनके पुत्र भी संभाजी भी मुगलों की सेवा में थे, इनको भी बंद कर दिया गया कैद खाने में।
वहाँ पर जो शिवाजी हैं कुछ महीने बंद रहे और कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे साठगांठ करके, और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से बड़ी बड़ी मिठाई की टोकरे बाहर निकल रही थी जिसमें बैठ करके अपने पुत्र संभाजी के साथ वहाँ से भागने में सक्सेस रहे और वहाँ से ये भाग करके दक्षिण में चले गए। दक्षिण में जाने के बाद इन्होंने कुछ समय तक शांति बनाए रखी और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगाया। आगे चल करके वहाँ के जो सूबेदार थे मुअज्जम, उनसे इन्होंने समझौता कर लिया, उनसे संधि करने का प्रस्ताव किया और उस संधि के प्रस्ताव को मुअज्जम ने अपने पिता औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब ने इस संधि को स्वीकृति दे दी और शिवाजी को राजा की उपाधि दी। उनके पुत्र को 5000 का मनसब दिया और वहाँ के कुछ क्षेत्रों को उन्होंने शिवाजी को भी दे दिया कि आप उसको अपने पास रखिए और वहाँ से आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है शिवाजी को राजा की उपाधि मिली, बरार का जागीर मिला और उनके पुत्र को 5000 का मनसब दिया गया औरंगजेब के द्वारा। एग्जाम में आता है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी है औरंगजेब ने। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह से इनको मनसब दिया गया और आगे चल करके जो शिवाजी हैं ये कुछ दिनों तक मुगलों की अधीनता स्वीकार किए रहते हैं या मुगलों को नहीं डिस्टर्ब करते, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने जब अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लिया तो जितने भी उनके क्षेत्र थे जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था उन सभी किले को एक एक करके इन्होंने जीत लिया और आगे चल करके इन्होंने फिर से सूरत और अहमदाबाद को लूटा और अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया और अपना जो साम्राज्य विस्तार है ये भी कर लिया। और अपनी सारी शक्ति को वापस प्राप्त करने के बाद जो शिवाजी हैं इन्होंने 16 जून 1674 में अपना राज्याभिषेक किया रायगढ़ के किले में। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, 16 जून 1674 को हुआ। कहाँ पे हुआ है, रायगढ़ के किले में हुआ है। और इस तरह से इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करके शासन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो औरंगजेब है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए और इनका शासन चलता रहा। आगे चल करके आप देखेंगे 3 अप्रैल 1680 को तीव्र ज्वर होने के कारण जो शिवाजी हैं इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु होने के बाद इनका जो पुत्र है संभाजी ये शासक बने और संभाजी अपना कार्य करना शुरू कर दिए। आगे चल करके संभाजी का शासन चल ही रहा था कि उसी समय जो औरंगजेब के पुत्र हैं 1681 में इन्होंने क्या किया है, विद्रोह कर दिया। इनका नाम अकबर है, इन्होंने विद्रोह कर दिया और जब राजपूतों के साथ ये विद्रोह करके मदद ले रहे थे, राजपूत उनको सपोर्ट कर रहे थे, उसी समय औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से इनको और जो अकबर हैं इनके और राजपूतों के बीच फूट डलवा दी और वहाँ से जब राजपूतों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये भाग करके संभाजी के शरण में आ गए। संभाजी ने अकबर को आश्वासन दिया उनकी मदद करने का और इस तरह से जो अकबर हैं इनके विद्रोह में साथ दिया संभाजी ने। जो उस समय जो औरंगजेब है ये बहुत नाराज़ हुए, ये मेरे विद्रोही पुत्र का जो है साथ दे रहे हैं और औरंगजेब ने इनके खिलाफ कार्यवाही करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे कि कई बार इनके ऊपर हमले करवाए गए औरंगजेब के द्वारा, लेकिन ये बार बार सफल हो जा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक 1689 ईस्वी में मुगलों की सेना ने इनके ऊपर आक्रमण किया। संगमेर में उस समय ये थे और संगमेर पर अचानक मुगलों का आक्रमण हुआ जिसमें ये यानी कि संभाजी साथ ही इनके मंत्री जो हैं कवि कलश गिरफ्तार कर लिए गए। संभाजी और कवि कलश दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कवि कलश बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इन्होंने संभाजी का बहुत मदद किया है साम्राज्य विस्तार में और स्थापित करने में। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनकी हत्या कर दी गई और इस तरह से जो संभाजी हैं इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद राजा राम जो हैं माना जाता है शिवाजी के एक अन्य पत्नी से उत्पन्न पुत्र हैं। राजा राम ने जिंजी को अपना क्षेत्र या स्थान बना करके मुगलों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। आगे चल करके मुगलों ने जिंजी पर भी अधिकार कर लिया तो इन्होंने सतारा को अपना केंद्र बनाया और सतारा से मुगलों के खिलाफ ये युद्ध करते रहे। आगे चल करके जो है इनकी भी आप देखेंगे 1700 में मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी विधवा पत्नी ताराबाई ने इनके खिलाफ युद्ध शुरू किया और इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी सेकंड की उपाधि से उनको राजा बनाया जो कि अभी अल्पवयस्क थे और शिवाजी सेकंड की संरक्षिका बन करके इन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा।
ताराबाई बहुत ही बेहतरीन प्रशासिका थी। इनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे जो कि एक प्रशासिका या शासक के अंदर होना चाहिए, और इन्होंने अपनी उस अनुभव और अपने गुणों से, अपनी कूटनीति से मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपना जो अभियान था ये जारी रखा। साथ ही मराठा की शक्तियों को इन्होंने समेकित करने का प्रयास किया और फिर से पहले जैसे सारी स्थिति को इन्होंने नॉर्मल करने का प्रयास किया। इन्होंने औरंगजेब को बहुत ज़्यादा टक्कर दी। औरंगजेब इनके खिलाफ अभियान करते रहे, लेकिन इनको जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। आगे चल के औरंगजेब ने संधि करने के लिए जो है तैयार हुए साहू जी से। साहू जी भी एक दूसरे उत्तराधिकारी है मराठों के, और यहाँ पर जो मराठा उन्होंने कहा कि आप साहू जी को अपना जो है राजा बनने की इजाज़त दीजिए या राजा के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। साथ ही 6 क्षेत्रों में इन्हें चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करने की इजाज़त दीजिए, तो हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। ये संधि जो है शुरू तो हुआ, लेकिन ये भी आगे चल करके टूट गया और ये संधि भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। चौथ और स्वदेशमुखी याद रखेंगे बच्चों, ये मराठों के द्वारा अपने क्षेत्र में वसूला जाने वाला कर है। चौथ जो है ये जो भी किसान होते थे या जो लोग होते थे उनसे उनके उत्पादन का चौथा हिस्सा लिया जाता था, यानी कि 4 हिस्से में से 1 भाग लिया जाता था। 100 में से 25% जो होता था वो चौथ लिया जाता था, इसीलिए इसको चौथ कहते हैं। और जो स्वदेशमुखी था ये आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए उनके उत्पादन का 10% लिया जाता था, इसीलिए इसको स्वदेशमुखी कहा जाता था। ये दोनों कर मराठों के साम्राज्य से संबंधित है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि स्वदेशमुखी और जो चौथ है ये कौन से शासक वसूलते थे, ये मराठा वसूलते थे। क्या है मैंने बता दिया है कि जो चौथ है ये उत्पादन का चौथा भाग है, और जो स्वदेशमुखी है ये उत्पादन का 10वां भाग है, जो मराठा अपने आसपास के क्षेत्रों से वसूल किया करते थे। और यहाँ पे इसी का डिमांड किया गया औरंगजेब से। औरंगजेब ने शर्त को मान लिया, लेकिन आगे चल करके ये संधि भी टूट गया, और औरंगजेब के 1000 प्रयासों के बाद भी ये पूरी तरह से मराठों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। एट लास्ट हार मान करके ये वापस लौट रहे थे, लेकिन जब ये अहमदाबाद के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पे मृत्यु होने के बाद इनका जो समाधि स्थल है वहीं पर बना दिया गया, इनको वहीं पर दफन कर दिया गया। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से ये शासक बने। ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह या कौन से पुत्र जो है वो शासक बने हैं, तो बहादुर शाह के नाम से इनके जो पुत्र हैं ये शासक बने, और इन्होंने साहू को मराठों का राजा स्वीकार कर लिया। इस तरह से जो मराठा है ये शांत हो गए, और कुछ दिनों के लिए मुग़ल और मराठा जो युद्ध है ये शांत हो गया, ये रुक गया, और ये जो मुग़ल हैं ये अपनी स्थिति जो है मजबूत करने में लग गए। इसके बाद जो औरंगजेब हैं इनकी जो है राजपूतों के खिलाफ नीति, इन्होंने इसके बाद राजपूतों की तरफ जो है रुख किया था, यानी कि जो राजपूत हैं इनको भी देख लेते हैं। मराठों के पतन के बाद तो उनके जब पतन करने का प्रयास कर रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इन्होंने राजपूतों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई किया है, हम उसे भी देख लेंगे। आपको पता है कि जो राजपूत हैं ये राजस्थान के इलाके में, जो आप देखेंगे राजस्थान है ये गुजरात के ऊपर के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और ज़्यादातर जो राजपूत देखेंगे साम्राज्य हैं वो राजस्थान में ही है, चाहे वो मेवाड़ हो, आमेर हो, मारवाड़ हो, जोधपुर हो, ये सारे जो साम्राज्य हैं ये सब राजस्थान में है, ये राजपूत शक्तियाँ हैं। अब जो औरंगजेब है इन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया, जिसमें एक तो मेवाड़ है, मेवाड़, और दूसरा है मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ ये 2 क्षेत्र हैं जिनके खिलाफ जो औरंगजेब है ये अपना कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे कि जो मारवाड़ के शासक हैं ये जसवंत सिंह थे, जसवंत, जिन्होंने मुगलों की तरफ से बहुत ज़्यादा युद्ध किया था। लेकिन आगे चल करके जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई तो इनकी कई पत्नियां और उपपत्नियां थीं, उसमें से ज़्यादातर जो पत्नियां हैं या और उपपत्नियां हैं इन्हीं के चिते के साथ जल करके सती हो गई थी। सिर्फ 2 पत्नियां उस समय जिंदा थी जिनके गर्भ में बच्चे थे, और ये आगे चल करके इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक पत्नी से उत्पन्न जो बच्चा था इसकी शिशु काल में ही या जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई, और जो दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था उनका नाम अजीत सिंह रखा गया। और चूंकि जो अजीत सिंह थे ये बहुत छोटे थे तो इन्हें मुगल संरक्षण में दरबार में जो है रख दिया गया था।
और चूँकि जो वहाँ के शासक जसवंत सिंह हैं, इनका कोई उत्तराधिकारी उस समय नहीं था जब उनकी मृत्यु हुई, जो बच्चे थे वो भी अभी जन्म नहीं हुआ था। तो औरंगजेब ने क्या किया, जो मारवाड़ का क्षेत्र है इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इन्होंने कहा कि जब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अब ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा है, और इन्होंने मुगल अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस बात का जो विरोध है राजपूत कर रहे थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। और आगे चल करके जो अजीत सिंह हैं, ये जो मुगल हैं इनके संरक्षण में पल रहे थे और धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और जो जसवंत सिंह के सेनापति हैं दुर्गादास, ये अजीत सिंह के फेवर में थे और ये बार बार औरंगजेब से कह रहे थे कि आप जो है अजीत सिंह को राजा घोषित कर दीजिए मारवाड़ का। ये चाहते हैं कि अजीत सिंह को राजा बनाया जाए, अजीत सिंह राजा बने। कौन चाहता है? दुर्गादास चाहते हैं, दुर्गादास, जो कि जसवंत सिंह के सेनापति थे, सेनापति। ये चाहते हैं कि जो औरंगजेब है आप अजीत सिंह को राजा घोषित कर दे मारवाड़ के, क्योंकि अजीत सिंह अब बड़े हो रहे हैं। औरंगजेब इस चीज़ को टाल रहे थे, लेकिन जो दुर्गादास है इन्हें संशय लग रहा था, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि जो औरंगजेब है ये क्यों टाल रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो औरंगजेब है ये अजीत सिंह को इनका साम्राज्य वापस ही ना दे और उस पर अपना अधिकार बनाए रखे। इस तरह से आगे चल करके जो है राजपूत और मुगलों के बीच मतभेद शुरू हो गया उत्तराधिकार के जो है मुद्दे पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो औरंगजेब है इन्होंने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। 1779 में इन्होंने अधिकार कर लिया था इन क्षेत्रों पर। लेकिन आगे चल करके जब यहाँ पे अजीत सिंह का जन्म हुआ और जसवंत सिंह के जो सेनापति हैं दुर्गादास, इन्होंने इनके लिए गुहार करना शुरू किया, लेकिन औरंगजेब जब उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। यानी कि दुर्गादास अजीत सिंह को मुगल साम्राज्य से लेकर के अपने क्षेत्र मारवाड़ भाग जाते हैं और वहाँ पर जा कर के अजीत सिंह को शासक घोषित कर देते हैं। इसके पहले जब औरंगजेब ने जो है यहाँ पर अभियान किया था मारवाड़ के खिलाफ, तो उन्होंने यहाँ पर जब दमन किया यहाँ के राजपूतों का 1779 में, तभी इन्होंने पहली बार जजिया कर लगाया था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आपने देखा था कि जो अकबर है इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट है, अकबर ने 1562 में दास प्रथा समाप्त किया था, दास प्रथा। और 1563 में इन्होंने धार्मिक कर समाप्त किया था, धार्मिक कर। और 1564 में इन्होंने जजिया को समाप्त कर दिया था, जजिया समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने जब मारवाड़ के खिलाफ अभियान किया और यहाँ के राजपूतों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया, तो यहाँ पे पहली बार इन्होंने जजिया कर को फिर से लगा दिया 1779 में। एग्जाम में आता है कि किस शासक ने फिर से जजिया कर को लगाया था? औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को हिंदुओं के ऊपर या गैर मुस्लिमों के ऊपर लगाया था। लगाया कब है? तो 1679 ईस्वी में। याद रखेंगे बच्चों, 1679 ईस्वी में लगाया इन्होंने दोबारा जजिया कर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया है। कब लगाया है? 1779 में। किस वजह से लगाया है? राजपूतों के खिलाफ अभियान, यानी कि जब ये मारवाड़ का अभियान कर रहे थे और राजपूतों को कंट्रोल कर रहे थे, उसी दरमियान इन्होंने इस कर को लगाया था। अब हम देख रहे थे कि दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर के मारवाड़ भाग गए और वहाँ पर इन्होंने उनको राजा घोषित करके मुगलों के खिलाफ अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। औरंगजेब ने इनके खिलाफ अभियान भेजा और वहाँ पर जो शाही सेना है इसने किले को घेर लिया। और किले को घेरने के बाद जब लगा कि दुर्गादास को कि हम लोग पकड़े जाएंगे, तो अजीत सिंह और दुर्गादास जो है ये भाग करके चले जाते हैं मेवाड़ के शासक के पास। मेवाड़ के शासक के पास जब चले गए तो मेवाड़ के शासक ने इनको अपने अधीन रख लिया या उनको संरक्षण दिया, उनकी मदद की। और इस तरह से जो मुगल हैं इन्होंने मारवाड़ पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन जो जसवंत सिंह है और जो अजीत सिंह है और जो दुर्गादास हैं ये मेवाड़ के पास भाग करके चले गए। अब जो औरंगजेब हैं ये मेवाड़ से काफ़ी नाराज़ हुए और इन्होंने मेवाड़ की तरफ रुख किया कि अब मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूंगा। और इन्होंने रीज़न क्या बताया है? इन्होंने रीज़न बताया कि जो मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ के शासक, इन्होंने जजिया नहीं दिया है, इन्होंने
जजिया नहीं दिया मुग़ल साम्राज्य को। और साथ ही इन्होंने बताया कि दूसरा रीज़न कि इन्होंने मारवाड़ की मदद किया है, मारवाड़ की मदद किया, यानी कि इन्होंने मुग़लों के खिलाफ कार्य किया है। इन दो रीज़न को बता करके औरंगज़ेब ने मेवाड़ के खिलाफ भी अभियान किया। जो मेवाड़ के शासक हैं, क्योंकि मेवाड़ तो पहले से आप देख रहे थे कि इसने मुग़लों की बहुत मतलब जो है चुनौती दी है, और जो मुग़ल हैं इस बार फिर से उनके ऊपर आक्रमण किए। मेवाड़ के शासक को पता था कि अगला जो आक्रमण है वो मेरे ही खिलाफ होगा, तो पहले से सजग थे। इन्होंने अपने किले का मरम्मत भी कराना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब हैं, इन्होंने मेवाड़ के ऊपर भी आक्रमण कर दिया। और इस समय इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने पुत्र आजम को भी बुला लिया। आजम से कहा कि आप मेवाड़ पर उत्तर से आक्रमण करेंगे, यानी कि ये मेवाड़ है तो आजम को कहा कि आप उत्तर से आक्रमण करेंगे। इन्होंने अकबर से कहा कि आप पश्चिम से आक्रमण करेंगे, और इन्होंने खुद जो है पूरब से आक्रमण किया। इस तरह से मेवाड़ पर उत्तर से आजम, पश्चिम से अकबर और पूर्व से औरंगज़ेब के नेतृत्व में सेना को भेजा गया। और तीन तरफ से जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ तो जो मेवाड़ के शासक हैं ये क्या करते हैं, ये पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद ये किले को छोड़ करके जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इनमें भाग गए, और इस तरह से जो मुग़ल हैं इस पर अधिकार कर लिए। और जब मुग़लों ने इस पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करके जैसे ही औरंगज़ेब जयपुर से वापस आए आगरा के लिए, तो जो मेवाड़ के शासक हैं इनके अधीन सैनिकों ने गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। इन्होंने मुग़लों के ऊपर गोरिल्ला युद्ध के द्वारा आक्रमण करना शुरू किया, और जो मुग़ल हैं इनकी स्थिति को गोरिल्ला युद्ध कर करके कमज़ोर करना शुरू कर दिया। ऐसे में जो औरंगज़ेब हैं इन्होंने फिर से आक्रमण इनके ऊपर करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो अकबर हैं ये जा कर के मेवाड़ के राजपूतों के साथ मिल गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया। यानी कि अकबर ने क्या किया है, 1681 में विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ, और ये जा कर के यहाँ के शासक से मिल गए, राजपूतों से मिल गए, और इन्होंने अपने आप को मुग़ल साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। ऐसे में जो औरंगज़ेब हैं ये मेवाड़ से इनका ध्यान हट गया, और ये अपने पुत्र के विद्रोह को पहले समाप्त करना चाह रहे थे, और इसलिए इन्होंने जो है अकबर और राजपूतों के बीच फूट डलवा दी। अपनी कूटनीतिक जो है चाल चल करके इन्होंने जो है राजपूतों को ऐसा विश्वास दिला दिया कि जो अकबर है ये औरंगज़ेब से मिले हैं और ये उनका जानबूझ करके राजपूतों को तोड़ने आए हैं। और इस तरह से जो राजपूत हैं इन्हें लग जाता कि अकबर जो हैं ये अपने पिता के द्वारा भेजे गए हैं, और राजपूतों ने अकबर की मदद करने से मना कर दिया, और इस तरह जो अकबर हैं ये अकेले पड़ गए। बाद में अकबर जो है जब इन्हें राजपूतों की मदद नहीं मिली तो भाग करके मराठों के पास चले आए, और मराठा शासक उस समय संभाजी थे। संभाजी ने इनकी मदद की थी। आगे चल करके जो औरंगज़ेब हैं मेवाड़ अभियान के बाद फिर से आप देखेंगे संभाजी के खिलाफ भी कार्रवाई किए हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। इस तरह से जब अकबर को राजपूतों से औरंगज़ेब अलग कर ले गए, अकबर भाग करके दक्षिण चले गए, तो उन्होंने मेवाड़ का फिर से अभियान किया, और मेवाड़ ने यहाँ पर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के बाद जो मारवाड़ के शासक थे जो कि अजीत सिंह और दुर्गादास, इन्होंने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जब औरंगज़ेब ने ये क्षेत्र उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो औरंगज़ेब फिर दक्षिण का अभियान करने चले आते हैं, और इसी क्षेत्रों का विजय करते करते वो एट लास्ट वापस लौटते हुए उनकी 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई तो फिर से राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मराठों में भी संभाजी के बाद जो राजा बने हैं राजा राम के पुत्र शिवाजी सेकेंड, और जो उस समय एक और भी एक तरीके से कहेंगे मराठों के पदाधिकारी हैं साहू जी, उन साहू जी को मुअज्जम ने मान लिया मराठों का राजा। और इस तरह से इन सारे क्षेत्रों में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई, और इन लोगों ने अपने आप को फिर से स्वतंत्र करके अपनी शक्तियों को स्थापित कर लिया। इस तरह से जो औरंगज़ेब हैं उनके 50 वर्षों का जो जीवन काल है, इनका 50 वर्ष जो ये गद्दी पर रहे या राजगद्दी पर ये रहे, उस दरमियान लगभग इनके अंतिम 26 जो वर्ष हैं ये
इसी दक्षिण का अभियान करने में निकल गया और इस तरह से ये उत्तर के क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाए और उत्तर के जो साम्राज्य के बाकी के क्षेत्र हैं ये धीरे धीरे करके स्वतंत्र होना शुरू कर दिए। और इसी वजह से जो मुगल साम्राज्य है आगे चल कर के आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से इतना कमज़ोर हो गया कि वो पतन की तरफ अग्रसर हो गया। तो जो दक्षिण की नीति है औरंगजेब की, इसी ने उनको बर्बाद कर दिया। इनके बारे में एक राइटर ने कहा भी है कि जिस तरह से नेपोलियन को स्पेन के फोड़े ने जो है समाप्त किया था, उसी तरह औरंगजेब के लिए दक्षिण की नीति नासूर बन गई और उसकी बर्बादी का कारण बना। और औरंगजेब ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय और पैसा इन दक्षिण के क्षेत्रों को विजित करने में लगाया, बर्बाद कर दिया। एट लास्ट उनकी मृत्यु हुई और सारे क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गए और औरंगजेब की सारी नीतियां जो हैं वो धरी की धरी रह गई और आगे चल कर के यही मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसके अलावा उनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, जिसको हम कल देखेंगे, जिसमें धार्मिक नीति देखेंगे और इसके अलावा जो भी मुगल साम्राज्य की सांस्कृतिक चीज़ें हैं, आर्थिक हैं, उन सबको देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको बार बार देखना है, इसको रिवीजन कीजिएगा। कल के क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।